नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं द स्टार इंडिया। आज मैं एक एंकर, एक रिपोर्टर और एक पत्रकार के नाते नहीं बल्कि बिहार के एक युवा छात्र के नाते आपके सामने आया हूं। जरा यदि आप बिहार से होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद हो सकता है कि मेरे ऊपर कंप्लेन आना चालू हो जाए, बड़े बड़े नेताओं का कॉल आना चालू हो जाए। क्योंकि इस वीडियो में मैं बिहार को लेकर खास चर्चा करने वाला हूं कि आखिरकार आज वर्षों से बिहार में हो क्या रहा है। बिहार के लोग आखिरकार अपने सरकार के समक्ष किन किन मुद्दों के साथ चुनाव में वोट करते हैं, मतदान करते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि बिहार का अगला भविष्य किस प्रकार से पेश किया जा रहा है और आने वाला 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है। जरा यदि आप बिहार से होंगे तो जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को करते चलिएगा और वीडियो को शेयर करते चलिएगा। और यदि मेरे ऊपर कुछ होता है और हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई होती है तो मैं बिहार की जनता से यह निवेदन करता हूं कि इस चैनल को जरूर आप देखते रहिएगा, क्योंकि मैं रहूं या न रहूं ये चैनल जरूर रहेगा। यह द स्टार इंडिया .in वेब पोर्टल जरूर रहेगा। और मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरीके से फ्रीलांसर के रूप में पत्रकारिता की जा रही है, इस पत्रकारिता का नींव को बचाने का काम द स्टार इंडिया के जो भी भविष्य में पत्रकार आने वाले हैं वो सब करते रहेंगे। इसलिए मैं बिहार की जनता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ध्यान से देखिएगा। आइए हम अब चर्चा करते हैं। आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हो गया, जिसमें सबको यह आस था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही फ्लोर टेस्ट में पास होंगे। वो पास भी हो गए। अंदेशा सबको था कि आने वाला समय में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बन भी गए। 2005 की बात करते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री माननीय बिहार के। लेकिन अब समझने की जरूरत है कि 2005 से जिस प्रकार की बिहार का पैराग्राफ लिखा गया था, 2005 के बाद जिस प्रकार से बिहार को एक पैराग्राफ में दिखाया जा रहा है, क्या वह बिहार वास्तव में 2005 से पहले बदला हुआ था कि 2005 के बाद बदला हुआ है? इस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार में यदि देखा जाए, आज वर्तमान रूप से 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव पास में आ गया है। 2024 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। यदि इसमें चर्चा किया जाए तो नीतीश कुमार महागठबंधन के पाले से INDI गठबंधन से छोड़कर और एनडीए गठबंधन के चहेते बन गए। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार किसके पक्ष में आ गए हैं। अब मैं बात करूंगा कि बिहार में आखिरकार आज वर्षों से चली रही है सरकार, आज 20 वर्ष हो गया, 18 वर्ष कहा जाए तो नीतीश कुमार एकदम भाजपा के साथ में सरकार में रहे और 2 वर्ष में यदि कहा जाए 17 महीना, कुछ 17 महीना उधर, अर्थात 17, 34 कुछ 3.5 वर्ष की यदि आंकड़ों की बात कर लिया जाए तो महागठबंधन के साथ भी रहे थे। अब बात यहां पे है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि यह भी तय है कि आने वाला कल वह बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी घोषित किए जाएंगे। उस बात को कहें कि नीतीश कुमार तो कहा करते थे कि हमें वहां पर मन नहीं लग रहा था तो हम क्या नाच गान कराएं। मैं ये कहता हूं कि भारत के लोकतंत्र में और भारत के संविधान में कहां लिखा गया है कि लालू प्रसाद यादव का बेटा ही बिहार का अगला सीएम होगा। आरजेडी से यदि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा तो लालू प्रसाद यादव का बेटा ही बनेगा। यदि समाजवादी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश में चेहरा बनता है तो अखिलेश प्रसाद यादव ही बनेंगे। संविधान में यह भी नहीं लिखा गया है कि नीतीश कुमार को यदि बिहार की सरकार, बिहार की जनता ने सरकार बनाने की मैंडेट दी है तो वह जब मन जब महागठबंधन के साथ में और जब मन जब उनका जैसा विचार हो तब एनडीए के साथ में आ जाएंगे। क्योंकि अब बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। जिस डंके की चोट पर तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात को कहा करते दिखे बिहार विधानसभा में कि हमने तो सरकारी नौकरी देने का काम किया, हमने तो ये देने का काम किया, हमने तो वो दिया, आप ये काम करा दीजिएगा, आप वो काम करा दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूं बिहार के वर्तमान सत्ता में बैठे लोग और बिहार के वर्तमान विपक्ष में बैठे लोगों से कि आखिरकार आपको जनता ने किस लिए चुनकर भेजी है? काम ही करने के लिए न भेजी है कि आपको गिनती कराने के लिए भेजी है, आपको केवल क्रेडिट लेने के लिए भेजी है? नहीं, बिहार की जनता वह सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, बैठे हुए प्रतिनिधियों को इसलिए भेजी है कि ताकि आप बिहार की जनता के लिए काम कर सके, न कि एक काम को आप जिंदगी भर भुनाते रहे कि हमारे पिताजी ने
ओबीसी को ये दिए, हमारे पिताजी ने एससी एसटी को ये दिए, हमारे पिताजी ने इनको आवाज दिए बोलने का। आपका यह अधिकार नहीं बनता है। लालू प्रसाद यादव का मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव ने कोई काम नहीं किया, राबड़ी देवी ने कोई काम नहीं किया, नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया। सबने अपने समय के अनुसार जो काम थी वो काम को करने का काम किए थे, जो समाज में बुराइयां थी उसको हटाने का काम किए थे। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों का यह दिन रहा हो कि हमारे समाज में कुछ कुरीतियां थी, उस कुरीतियां को दबाने का काम किए थे। तो आखिर दबाने वाला कौन होगा? जो 1947 से पहले 1947 के बाद में भारत में जन्म लिया, जिसके पास में 25 वर्ष का उम्र हो गया, जो 18 वर्ष के मतदाता बन गया, उसी के पास तो अधिकार है कि वो अपने अधिकार को समझे और जनता के सामने इस बात को कहे कि आज वर्षों से चल रही कुरीतियां गलत थी। तो लालू प्रसाद यादव ने यही काम किया। उस समय भी यदि कोई लालू प्रसाद यादव के जगह पर दूसरा कोई होता तो वही काम करता, मुलायम प्रसाद यादव के जगह पर वही काम करता। जब लालू प्रसाद यादव से बिहार की जनता उनकी शासन से जब उब गई तो बिहार की जनता ने विकल्प खोजा और नीतीश कुमार को सौंपा साता। और नीतीश कुमार जब सत्ता में आते हैं तो बिहार की यदि अर्थव्यवस्था की बात कर लिया जाए, बिहार की प्रशासन की व्यवस्था में बात कर लिया जाए, आखिर तो जनता ने उबने के बाद ही तो उनको वोट दी थी। तो फिर उनका एक कर्तव्य बनता है कि वो प्रशासन में सुधार करे, एडमिनिस्ट्रेटिव में रिफॉर्म करे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करे और स्कूली व्यवस्थाओं को सुधार करे। तभी तो जनता आज उनको 20 वर्ष से सत्ता में बैठाए हुए है। और आज यदि केवल आप ये गिनती करते रहे कि हमारे पिताजी ने ये किया, माताजी ने ये किया, नीतीश कुमार कहते रहे कि हमने ये किया, तो ये बिहार की जनता के साथ अब मजाक हो रहा है। बिहार की जनता अब समझ चुकी है, 12 करोड़ बिहार का अवाम इस बात को जानने लगे हैं कि हमारे लिए केवल नौकरी ही नहीं बल्कि एक स्किल युक्त रोजगार की जरूरत है, एक अच्छे उद्यमी की जरूरत है। क्योंकि हमें वर्षों से अंग्रेजों की देन है कि हमें घर से लेकर समाज तक ही सिखाया गया है कि आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप आईएएस बनो। आपको कभी नहीं बताया गया है कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने ताकि आप समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर आगे चल सकते हैं। आज यदि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात कर लिया जाए तो बिहार में यह विडंबना है कि बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला बिहार के साथ ही यदि भारत की मैं बात करूं तो भारत के किसी भी राज्य में वह वैसा जिला खाली नहीं है जहां पर बिहार के एक एक लोग आधिकारिक रूप में किसी न किसी पद पर दिखाई न दे। साथियों, मैं आज आपसे मैं बोल ही रहा हूं कि बिहार के एक बच्चा के रूप में सामने आया हूं, इसीलिए उसी उद्देश्य और उम्मीद के साथ आपके सामने बातों को रख रहा हूं। जरा आप गौर से देखते चलिएगा और अपना रिएक्शन भी हमारे इस कमेंट बॉक्स में भर भर कर देते चलिएगा कि आखिर आपको ये वीडियो लगा तो कैसे लगा। अब समझने की जरूरत है कि बिहार को केवल नौकरी के पीछे ही आप गुमराह मत कीजिए। बिहार में प्रत्येक साल यदि देखा जाए तो लाखों में 10 लाख से अधिक 10वीं की परीक्षा में छात्र सफल होते हैं, 12वीं की परीक्षा में छात्र सफल होते हैं। तो आप मात्र 10 लाख नौकरी देकर नीतीश तेजस्वी यादव क्या अपने आप को साबित करना चाहते हैं? क्या बड़का महारत हासिल कर दिए हैं? क्या आप आरजेडी के जो पद देते हैं क्या उनको वैकेंसी के रूप में रखना चाहते हैं? क्या उनको पेमेंट करते हैं? क्या कोई सरकार एक प्राइवेट कंपनी है क्या आप उसको भर्ती करना चाहते हैं? सरकार में जब जब अधिकारियों को जरूरत पड़ी है, जब जब कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, तब तक सरकार वर्तमान में जो भी रहे, सरकार रहेगी, सत्ता रहेगा, मुख्यमंत्री का कुर्सी रहेगा, व्यक्ति बदलता रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति बदलेगा तो व्यवस्थाएं बदलेगी, सुधार होगा। और आज सुधार करने की जरूरत है कि बिहार की मैं शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा था। बिहार की यदि शिक्षा व्यवस्था की बात कर लिया जाए तो आप यदि बिहार से होंगे तो क्लास 10वीं में जाइए, सर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि आप एलकेजी से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई यदि सरकारी विद्यालय सरकारी संस्थान में करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपके साथ आपके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है यह सरकार। क्योंकि यदि आप जाते हैं, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं बिहार के सरकारी स्कूल से लेकर और प्राइवेट स्कूल के संस्थान तक भी पढ़ाई में किया हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप जाते हैं तो आपको 10वीं क्लास का यदि बोर्ड का परीक्षा देने जाइएगा तो आपको वहां पर अंग्रेजी जो इंग्लिश है अनिवार्य नहीं मिलेगा। वही बच्चा जब 12th क्लास में जाता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता है तो नहीं पढ़ पाता है। बिहार की यही कमजोरी है कि बिहार को लोगों को गुमराह किया जाता है कि हमने बिहार पुलिस में इतने वैकेंसियां दिया, हमने इतने बैंकों में वैकेंसियां निकाला, हमने इतने टीचरों को नियुक्त किया।
ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, यह सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सामाजिक सिक्योरिटी की जब बात आती है वहां पर एजुकेशन और हेल्थ का कहीं ना कहीं दबदबा अधिक होना चाहिए। इसलिए काम यह करने का जरूरत सरकार को जाता है ताकि सरकार अपना स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार कर सके। और यदि इसी को सरकार केवल कामों के रूप में गिनाने लगे तो सरकार की सबसे बड़ी खामियां दिखाई दे रहा है। आज जिस तरीके से केवल बीपीएससी के थ्रू देखा जाए तो एग्जाम तो ले लिया जाए शिक्षकों का, लेकिन शिक्षकों की योग्यता की बात कर लिया जाए, शिक्षकों की पढ़ाने की तरीका की बात कर लिया जाए, ट्रेनिंग की बात कर लिया जाए तो आज भी ये गलतियां कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद मेरे पास 1000 कॉल आएंगे, मेरे पास 1000 कुछ हो सकता है, भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बताया मैं रहूं या न रहूं यह चैनल जरूर रहेगा, आप जरूर इसे देखते रहिएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं इसका नींव रखा हूं यह नींव अब हटने वाला नहीं है। आप 1000 कोशिश कर लीजिए, चैनल बंद कर लीजिए, पोर्टल बंद कर लीजिए, आप एक बंद करेंगे हम 1000 चैनल खोलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हमने एक पत्रकारिता का नींव रखने का काम किया था, फेयरनेस और निष्पक्ष पत्रकारिता की जिस तरीके से हमने कहानियां गठन करने की काम की थी, उसकी शुरुआत की सिलसिला अब जारी हो चुका है। तो आइए और भी आगे मैं बात करता हूं कि आखिरकार बिहार के साथ क्या होता है। क्लास 12वीं में छात्र जैसे ही पास हो जाता है अब उसको हायर एजुकेशन की जरूरत होती है। हायर एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि यूपीएससी और बीपीएससी जो स्टेट पीसीएस है वो सबसे बड़े पदों पर गिरा जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि यदि आपके पास स्किल हो, हुनर हो, आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी काम में आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। जब बिहार के 9वीं फेल लड़का अपने आप को मुख्यमंत्री का फेस बना सकता है तो आप में उतना दायित्व है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, केवल व्यवस्थाएं और उसके लिए संसाधन की जरूरत है। यदि आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास व्यवस्थाएं हैं, आपके पास सिस्टम है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बिहार के पास सब कुछ है लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। बिहार की यदि बात कर लिया जाए तो कोई बिहार में नीतीश कुमार बोलते हैं कि उद्योग नहीं लग सकते हैं क्योंकि उद्योग नदी किनारे ही लगाए जाते हैं। मैं कहता हूं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किस प्रकार से उद्योगों को जाल बिछा दिए थे, जरा उनको आप अवलोकन कीजिए, जरा उनको पढ़िए कि उद्योगों का जाल बिछा दिए थे। डालमिया को यदि खोल दिया जाए, पेपर मिल को यदि वहां पर लागू कर दिया जाए, उसके बाद में किसानों के जो गन्ना मिल है उसको फिर से लागू कर दिया जाए तो बिहार में लाखों रोजगार क्रिएट हो जाएंगे। और आज आप जो 40,000 पर नौकरियां देने की बात कर रहे हैं ना, और 40 बरस के युवा हो गए हैं जो 40,000 नौकरी के लिए आपके वैकेंसी में जा रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वो युवा 18 वर्ष की उम्र में ही अपने आप को संसाधन भरपूर मजबूत कर लेगा और आने वाला समय में बिहार एक विकसित राज्य बन सकता है। यह बिहार के पास उपलब्धियां है, बिहार के पास वैसे ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानव पूंजी है, मानव संसाधन है। यदि उनका सही उपयोग करें, सही समय पर प्रयोग करें तो आने वाला समय में हम सही आउटपुट दे सकते हैं। जब दिल्ली जैसे नोएडा सिटी में, जब उत्तर प्रदेश जैसे नोएडा सिटी में फिल्म सिटी खुल सकती है तो पटना में क्यों नहीं फिल्म सिटी खुल सकती है? पटना से हटकर किसी उस जिले में क्यों नहीं फिल्म सिटी खुल सकती है? वहां पर क्यों नहीं मीडिया हाउस स्टैब्लिश हो सकता है? क्योंकि यदि आप सभी मीडिया हाउस की बात कर ले वहां पर अधिकांश एंकर और रिपोर्टर बिहार से ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आज यदि पत्रकारिता की बात कर लिया जाए तो लगभग पत्रकारिता की जो आयाम है वह बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा किस तरीके से अभी बंगाल की, मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर इस प्रकार से 24 परगना उत्तरी जिला में किस प्रकार से संदेश खली में आपने देखा कि किस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला के आरोप के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि महिलाओं के साथ वहां पर गलत काम किया करते थे। हमारी राजनीति, हमारी लोकतंत्र में इस प्रकार की है। पार्टी में तो आंतरिक लोकतंत्र दिखाई नहीं देता है लेकिन हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का चैलेंज करते हैं। मैं आपको बताते चलता हूं कि भारत की लोकतंत्र की और बिहार की यदि लोकतंत्र की बात कर लिया जाए तो पार्टी बिहार में कोई भी वैसी नहीं बची है जिसमें आंतरिक भी लोकतंत्र हो। यदि आरजेडी की बात किया जाए तो आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव हैं, उनके बेटा उप मुख्यमंत्री बने सत्ता में आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे सत्ता में आएंगे तो यही तो चल रहा है बिहार को। मैंने एक सर्वे करवाया अपने चैनल के माध्यम
माध्यम से और अपने फेसबुक के माध्यम से कि आखिरकार बिहार की जनता अब क्या चाहती है, क्योंकि सब कुछ तो हो गया, उनके पास सब कुछ तय हो गया और यह भी तय है कि 2025 में यदि तीसरा विकल्प नहीं बना तो आने वाला समय में या तो नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव बन सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद की वो ओजस्वी भाषण आपने तो बिहार विधानसभा में सुना ही होगा, किस प्रकार से अपने आप को एक उस प्रकार के समीकरण में पिरोने का काम कर रहे हैं कि हमने ही सब कुछ किया, हमने ही सत्ता में आया तो सारी नौकरियां बंटाने का काम की। अब बिहार को नौकरी की जरूरत नहीं है, बिहार को अच्छे स्किल युक्त रोजगार चाहिए ताकि वहां के युवा जो बेरोजगार खड़े हैं वह रोजगार पर खड़े हो सके। एक नौकरी के लिए आपको 30 वर्ष और 40 वर्ष को अब गंवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में आपको कहीं ना कहीं विकल्प की आवश्यकता दिखाई देने लगी है। जब मैं सर्वे कराया तो उसमें से अधिकांश लोगों की बात जिस तरीके से आरजेडी में कहा जाता है कि आरजेडी यादवों की पार्टी है, उसमें अधिकांश यादव हैं, तो मैं आपको बताते चलूं कि उस सर्वे में तो दिखाया जो भी 100-200 वोट पड़े तो उस सर्वे में दिखाया कि तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ लोग चाह रहे हैं, कुछ लोग जो हैं कि नीतीश कुमार को भी चाह रहे हैं और तीसरा विकल्प को भी लोग तलाशना चालू कर दिए हैं। सबसे बड़ा सोचने की बात यह है कि अब बिहार के लोग जागरूक हो चुके हैं और तीसरे विकल्प की ओर मूव करने की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। अब इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के छाती पर सांप लौटने लगा कि अब हमारे राजनीति के साथ क्या होगा। वर्षों से बनाया हुआ खेत में अब तो उजाड़ होने वाले हैं, जब फसल लगने का समय आया तो ओलावृष्टि गिरने वाली है। तो अब समय आ गया है कि लोग तीसरे विकल्प की ओर चल दिए हैं, तो अब हो सकता है कि बिहार में कुछ नया बदलाव होगा। हमारे चैनल पर काम करते हुए, इस चैनल को क्रिएट करते हुए मुझे कुछ ही वर्ष हुआ। उसी वर्ष में मैंने चैनल पर कुछ माध्यमों से विधानसभा में इस चैनल के माध्यम से मैंने सरकार की योजनाओं की बात किया, तो सरकार की योजनाओं को बिहार विधानसभा में उठाया गया और उस योजना पर काम किया गया। संजय कुमार ने इस द स्टार इंडिया के चैनल के माध्यम से खबर चलाने का काम किया, पीडीएस डीलरों का पूरे खबर चलाने का काम किया, उसके बाद में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को पूरे खबर चलाने का काम किया, तब जाकर उनके मानदेय में बढ़ोतरी हुआ। तो हमारे से जो हो सकता है हमने चैनल के माध्यम से करने का काम किया। और यदि आपके पास भी समस्या हो, आप भी इस व्यवस्थाओं से तंग है और यदि आपके पास समस्या है तो जरूर मैं आपकी समस्याओं को उठाऊंगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल और नंबर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। जरूर मैं आपके साथ, बिहार के लोगों के साथ, उनके खबरियों के साथ मैं जरूर खड़ा रहूंगा, क्योंकि अब उस प्रकार की खबर देखते देखते लोग, मैं पहले ही बताया था कि तंग हो चुके हैं कि बिहार में खेला होगा। बिहार में अब ये होने वाला है, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जब 10 लाख नौकरी देकर कोई 79 विधायक को जिता सकता है मैनिफेस्टो में घोषणा करके, तो आप समझ सकते हैं कि जो 244-45 बिहार में विधानसभा सीटें हैं, यदि उस बहुमत से किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो किस प्रकार के बिहार का तकदीर लिखेगा। आज बिहार में जितने भी नेता हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत तौर पर नाम नहीं लेना चाहता हूं। आज उनके पास आप जाइए, उनके पार्टियों में जाकर देखिए, कोई अति पिछड़ा की बात करता है, कोई एससी एसटी की बात करता है, कोई ओबीसी की बात करता है, कोई अल्पसंख्यक की बात करता है, कोई सवर्ण की बात करता है, लेकिन ओवरऑल की बात कोई नहीं करता है कि आखिरकार कल का मान लीजिए अति पिछड़ा का कोई मुख्यमंत्री बन गया तो क्या वो पिछड़ा काम नहीं करेगा, एससी एसटी का काम नहीं करेगा, अल्पसंख्यक काम नहीं करेगा, सवर्णों का काम नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वह करेगा क्योंकि वह राज्य का मुख्यमंत्री है। नहीं करने का तो यह उसके ऊपर कर्तव्य ही नहीं बनता है। जब आप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे ना, तो आपकी अंतरात्मा, जब आप शपथ लेते हुए बोलते हैं कि अंतरात्मा से मेरे अंदर जो भी आएगा मैं उसे अंतःकरण से करूंगा, तो यह अंतःकरण अंतरात्मा है जो आपको न करने का संदेश देगी। इसलिए मुख्यमंत्री जो भी बनता है, हो सकता है कि वर्तमान की राजनीति की देखते हुए कुछ अपना डिसीजन निर्णय ले, लेकिन उनकी अंतरात्मा और अंतःकरण कभी इस बात को नहीं कहेगा कि आप केवल एक जाति के लिए काम कीजिए। क्या कोई कह सकता है कि एक जाति के लिए काम करेंगे? सबको मिला है अधिकार। जब जब समय आया है, जब जब सबको जरूरत पड़ा है, सबको मिला है अधिकार। सबको अपने अपने कर्तव्यों के अनुसार अपने अपने कामों को करने का दायित्व भी सौंपा गया है। लेकिन आप एक झंडा ले लेंगे, कुछ समर्थक ले लेंगे और चल देंगे।
चलो रे चल दिए अब मांग कुछ और की। आपकी यही तो बिहार में सब चल रहा है और यही सब चीजों पर बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं अब तो सोचने और समझने की जरूरत भी दिखाई देना शुरू कर दिया है। मैं अब इसी बात के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने आपको बीच में छोड़ दिया था कि किस प्रकार की समस्याएं होती है। यदि आप वहां से यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर जैसे शहरों में रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी परिधि के इर्द गिर्द में रहते हैं, तो आपको समझिए कि 10,000 15,000 के एवरेज में खर्च है यहाँ पर। और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं। आपको एटीएम समझकर आपकी जेब से पैसा निकालने में कतई भी संकोच नहीं करते हैं, क्यों नहीं बिहार से ही हो। बिहार के छात्रों को यहाँ पर अधिक संख्या है। बिहार के छात्र आते हैं, गरीब राज्य कहा जाता है, फिर भी आईएएस की तैयारी करते हैं। लेकिन आईएएस की तैयारी करने के बाद क्या करते हैं? एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के बाद क्या करेंगे? उनका नाम केवल, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो हॉबी हो गई है बिहार के लोगों को, ये समझने की जरूरत है कि उनका नाम मात्र एक दिन होता है, पेपर न्यूज चैनल में कुछ दिनों के लिए होता है कि फलाना का बेटा, फलाना की बेटी, फलाना के भाई ने ये काम किया। उसके बाद में वो भी उसी का भाग हो जाता है जो आज वर्षों से बिहार में बना हुआ है। आपको समझने की जरूरत है, बच्चों बच्चियों को और बिहार के गार्जियन को, कि हमारी व्यवस्थाएं उस प्रकार की नहीं है। यदि वास्तव में शिक्षक अच्छे हों, इंग्लिश की अनिवार्यता कर दी जाए, तो नहीं लग रहा है कि छात्रों को यहां दिल्ली में आना पड़ेगा। वो बिहार से भी कर सकता है, करने की बात है। अब इसी को कोई रोजगार के रूप में गिनाए और नहीं भी करना चाहता है, वो कुछ और भी काम करना चाहता है, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा हब भी खोल सकता है, बहुत बड़ा उद्योग भी लगा सकता है, यदि उसको इस प्रकार की परिवेश में न रखा जाए तो। लेकिन मैं आपको बताया कि आप यूपीएससी का तैयारी कीजिए, बीपीएससी का तैयारी कीजिए, खासकर यूपीएससी की यदि तैयारी करते हैं और आप दिल्ली पढ़ने आते हैं और यदि आप बिहार बोर्ड से हैं, तो आप जरा सोच लीजिए कि आपके साथ सरकार ने गलत किया है। क्योंकि हिंदी का माध्यम का रिजल्ट होने का कारण क्या है? एक तो जो संसाधन है उसके पास में कमी है। संसाधन वही है, जैसे मैं आपके पास यदि हिस्ट्री की बात कर लिया जाए, पॉलिटी की बात कर लिया जाए, जियोग्राफी की बात कर लिया जाए, ये तो हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। लेकिन हिंदी मीडियम के अलावे आपको इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, क्योंकि अब जब आईएफएस और आईएएस एक में हो गया तो इन्वायरमेंट की मांगे बढ़ गई है। और करेंट की बातें करें तो आपको बिना द हिंदू के और बिना यदि आपको इंग्लिश के मटेरियल को यहाँ पर पनाह नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके लिए रिसोर्सेज तो है लेकिन उसकी अभी उपलब्धता उतनी उच्च स्तरीय नहीं है जितनी होनी चाहिए। और यहीं पर हिंदी मीडियम की बात बच्चों की कमियां खलती है और उसके बाद में अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए यह कहीं ना कहीं अपने आप को रोना आता है कि आखिर हमारे साथ हुआ तो क्या हुआ, क्या हमने किया, हमारी व्यवस्थाएं किस प्रकार की है। और यदि यही सब कुछ, क्योंकि वैसे बहुत सारा आईएएस आईपीएस है जो कि दिल्ली से निकल कर गए, मुखर्जी नगर से निकल के गए, बिहार में भी हैं, लेकिन इस व्यवस्थाओं पर काम किए या नहीं किए उनकी ही आत्मा जानती होगी। इस बात को मैं क्या बताऊं। तो यहाँ पे कमी दिखाई देता है। और आप अब समझ लीजिए कि आपको रोजगार के लिए नौकरी के पीछे नहीं जाना है। रोजगार जरूरी है, लोगों को स्टेबल होना जरूरी है, अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि समाज को विकसित करना है। और समाज की विकसित करने के लिए आपके पास में अर्थ होना चाहिए, आपके पास में नैतिकता होनी चाहिए। उसके लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और अच्छा इंसान यदि आप बन जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपके यदि सरकार व्यवस्थाओं को, मैंने पहले ही बताया कि संसाधन हो, व्यवस्थाएं हो, तो आपको सरकार के ऊपर आधारित नहीं होना पड़ेगा। सरकार वैकेंसियां निकालेगी, नौकरी मिलेगा। आप अपना काम खुद शुरू करें और जब आपको लगे कि हाँ अब हम इस लायक हो गए हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। वैकेंसियां तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आज टीचर 5 लाख की वैकेंसी में गए हैं, कल 20 लाख की वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि आज हमारी जनसंख्या 12 करोड़ है। कल का यदि 48 करोड़ होता है, तो हमें तो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए तो उस पर काम करना ही पड़ेगा। तो वैकेंसी आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन वैकेंसी और नौकरी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जरा समझ जाइए कि बिहार की जनता अब समझ गई है और बिहार की जनता आने वाला समय में आपको करारा जवाब देने के लिए भी विचार बना रही है, क्योंकि तीसरे विकल्प की खोज भी कर रही है। तो बिहार में बहुत सारी कमियां हैं। ऐसे ही ऐसी कमियों को मैं प्रत्येक दिन एक एक करके मैं आपके सामने लाता रहूंगा।
ताकि आप अपने बिहार को समझ सके कि आखिर हमारा बिहार कहाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह वाला बिहार, हमारा बिहार कहाँ है। बौद्ध, बुद्ध, महावीर के ज्ञान पुंज की कहे जाने वाली भूमि बिहार के साथ क्या हो रहा है। 5 साल के अंतराल में ही 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ हो रहा है। 9वीं फेल मुख्यमंत्री की बनने की चाहत में कुछ भी कुछ बोलते जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्तित्व जो कि अपने आप को लोकतंत्र का मसीहा कहते हैं, समाजवाद का मसीहा कहते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी में न तो आंतरिक लोकतंत्र दिखाई देता है और न तो समाजवाद दिखाई देती है। धन्यवाद, मेरे को दीजिए इजाजत, मिलेंगे ही ऐसे ही खबरों के साथ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार की बात मैं बराबर आपके साथ करता रहूंगा। धन्यवाद।